कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलता कैसे है? इसके लिए क्या मानदंड है? महारत्न दर्जे के लिए कुछ बहुत ही सख्त शर्तें हैं। ओके। पहली बात, कंपनी का शेयर बाजार में लिस्टेड होना जरूरी है। ओके। फिर पिछले 3 सालों में कंपनी का जो औसत कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। 25,000 करोड़? हाँ, और इसी दौरान कंपनी का औसत नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। और एक और चीज, पिछले 3 वर्षों से उसकी जो सालाना नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ये तो मतलब आंकड़े ही बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। और एक सबसे जरूरी बात, कंपनी के पास पहले से नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रमोशन है, आप सीधे महारत्न नहीं बन सकते। सही पकड़ा, ये काफी सख्त मानदंड है। तो भारत में ऐसी कितनी कंपनियां हैं अभी? अभी की बात करें तो भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। 13। चलिए कुछ प्रमुख कंपनियों और उनके स्थापना वर्ष और मुख्यालय पर एक नजर डालते हैं। जरूर। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, ये 1964 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हाँ, फिर एक बार बड़ा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, 1976 और मुख्यालय मुंबई। सही। और कोल इंडिया लिमिटेड को कैसे भूल सकते हैं, 1975 कोलकाता। फिर है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल, 1984 नई दिल्ली। और एक और पेट्रोलियम कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, ये 1974 में बनी थी और मुंबई में बेस्ड है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, ये तो शायद सबसे पुरानी में से एक होगी। 1959 नई दिल्ली। हाँ बिल्कुल। और पावर सेक्टर में है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, 1975 नई दिल्ली। और जाहिर है ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, 1956 नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, भी इसी लिस्ट में है, 1973 नई दिल्ली। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1989 में बनी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इस सूची में और भी हैं, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1986 नई दिल्ली, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1969 दिल्ली। साथ ही ऑयल इंडिया लिमिटेड, 1959 नोएडा। तो ये थी महारत्न कंपनियां। अब महारत्न के बाद आती हैं नवरत्न कंपनियां। इनके लिए मतलब पात्रता के जो मानदंड है वो थोड़े अलग हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां केंद्र सरकार की अनुमति के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश पर खुद ही निर्णय ले सकती हैं। सही कहा, ये एक बहुत बड़ी छूट है। और दर्जे के लिए कंपनी का पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रॉफिट में रहना जरूरी है। अच्छा। और एक स्कोर हासिल करना होता है 100 में से 60 का। अच्छा। और भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? भारत में कुल 17 नवरत्न कंपनियां हैं। चलिए इनके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, 1940 बेंगलुरु। हाँ। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ये 1954 में बनी और ये भी बेंगलुरु में ही है। अच्छा। फिर है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NALCO, 1981 ओडिशा। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 1965 नई दिल्ली। एक और है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 1982 विशाखापट्टनम। इस सूची में और भी कई महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1988 नई दिल्ली। और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL भी तो इसी में है, 1986 नई दिल्ली। हाँ। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1950 मुंबई। और हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड, 2003 नई दिल्ली। ठीक है, तो ये होगी नवरत्न। अब सबसे आखिर में आती है मिनी रत्न श्रेणी। इस योजना की शुरुआत 1997 में हुई थी। और जहां तक मुझे पता है वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 75 है। बिल्कुल, इनकी संख्या काफी ज्यादा है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, AI, या फिर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड। बहुत अच्छे। तो ये तो हो गई कंपनियां। अब कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करते हैं। इनसे जुड़े सवाल भी अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। जरूर। शुरुआत नाबार्ड से करते हैं। हाँ, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्य काम, जैसा नाम से ही जाहिर है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला है नीति आयोग।
इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसने योजना आयोग की जगह ली थी। इसके बाद है IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। स्थापना 1999 में हुई और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका काम भारत में जो बीमा उद्योग है उसे रेगुलेट करना और लाइसेंस देना है। और सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्थापना 1988 में और मुख्यालय मुंबई में। इसका मुख्य काम तो हम सब जानते हैं, निवेशकों के हितों की रक्षा करना और शेयर बाजार को रेगुलेट करना। बिल्कुल। फिर है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये MSME सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। और एसोचैम भी है, 1920 नई दिल्ली। ये भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, और टेलीकॉम सेक्टर के लिए है ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, 1997 नई दिल्ली। ये भारत में दूरसंचार के लिए एक स्वायत्त मतलब ऑटोनमस नियामक प्राधिकरण है। अच्छा। और BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, 1986 नई दिल्ली। ये भारत की राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। ISI मार्क वाला। हाँ, वही। और खाने पीने की चीजों के लिए है FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना तो 2008 में हुई, लेकिन इसने ठीक से काम करना 2011 में शुरू किया। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका काम खाद्य श्रृंखला में सुरक्षा का पर्यवेक्षण करना है। एक और नाम है नास्कॉम, 1988 नोएडा। ये देश के IT और IT सक्षम सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। सही। और टैक्स के लिए है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, 1963 नई दिल्ली। ये भारत में जो डायरेक्ट टैक्स कानून है उनको लागू करने वाली एजेंसी है। फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी नई दिल्ली में। ये भी भारत में व्यापार और उद्योग जगत का एक प्रमुख संघ है। और अंत में CII, भारतीय उद्योग परिसंघ। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी एक व्यावसायिक संघ है जो भारतीय उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। तो चलिए आज भारत में परिवहन के विभिन्न साधनों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। भारत की जो इतनी लंबी तटरेखा है उसने हमेशा से व्यापार को आकर्षित किया है। अगर आज की बात करें तो हमारे पास 13 बड़े मतलब प्रमुख बंदरगाह हैं। 13? और ये कहाँ कहाँ है? मतलब ज्यादातर पश्चिमी तट पर होंगे। लगभग बराबर बटे हुए हैं। 6 पश्चिमी तट पर है। अच्छा, 6। हाँ। कौन कौन से? देखिए, गुजरात में कांडला है, फिर महाराष्ट्र में 2 बहुत ही अहम हैं, मुंबई और नावा शेवा। हाँ, नावा शेवा, जिसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है ना। बिल्कुल। फिर गोवा में मार्मुगांव, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर और एकदम नीचे केरला में कोचिन बंदरगाह। ये 6 हो गए। ओके, तो ये तो पश्चिमी तट की कहानी हुई। अब पूर्वी तट पर कौन से बड़े नाम हैं? पूर्वी तट पर भी उतने ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। अगर हम दक्षिण से शुरू करें तो अकेले तमिलनाडु में 3 हैं। 3? अरे वाह। जी, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। फिर ऊपर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह। कलकत्ता हल्दिया। और एक नाम और है, पोर्ट ब्लेयर। वो तो मुख्य भूमि पर नहीं है। सही पकड़ा आपने। पोर्ट ब्लेयर ही एकमात्र ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश में है, अंडमान और निकोबार में। इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। और ये तो सिर्फ बड़े बंदरगाहों की बात है। इनके अलावा लगभग 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में रत्नागिरी, गुजरात में द्वारका, पोरबंदर, केरल में कोझिकोड, जिसे कालीकट भी कहते थे। हाँ, वही कालीकट। और आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम। ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बंदरगाह तो हो गए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। हाँ, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सस्ता भी है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर। तो कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत में? 6 को प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया है। 6? जी। इनमें सबसे पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रयागराज से हल्दिया मतलब गंगा नदी पर। बिल्कुल। फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। ओके, और बाकी के 4? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है कोट्टापुरम से कोल्लम तक। जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरकनम तक है।
फिर जलमार्ग 5 तलचर से धमरा तक और छठा जलमार्ग 6 है लखीपुर से भांगा तक। ठीक है, तो जलमार्ग के बाद अब बात करते हैं वायु परिवहन की। जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई भारत में? इसकी शुरुआत बहुत दिलचस्प तरीके से हुई थी 1911 में, जब पहली हवाई सेवा इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, वहां से नैनी तक चली थी। छोटी सी उड़ान थी। 1911 में, ये तो बहुत पहले की बात है। जी, और पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी ज्यादा दूर नहीं थी, 1912 में ही शुरू हो गई थी, लंदन, कराची, दिल्ली के बीच। लेकिन ये तो सब निजी कंपनियां चलाती होंगी उस समय। हाँ बिल्कुल, बड़ा बदलाव आया 1953 में, जब इन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 2 नई कंपनियां बनाई गईं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। सही, विदेशी सेवा के लिए एयर इंडिया और घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस। और फिर 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया, जो आज ज्यादातर एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। कुछ हवाई अड्डे तो अपने आप में एक मिसाल है, जैसे पाक्योंग हवाई अड्डा, जो भारत का 100वां हवाई अड्डा था। हाँ, और वो पूर्वोत्तर में बना पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है, मतलब बिल्कुल नई जमीन पर बनाया गया। और सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट कौन सा है? वो है कुशोक बकुला रिम्पोछे विमानपत्तन, लेह में। वहां विमान उड़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अच्छा, अब कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम भी बता दीजिए। जरूर, देखिए, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल, चेन्नई में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट भी है। जी, और पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कुछ बड़े नाम हैं। चलिए, तो अब हवाई सफर से जमीन पर आते हैं और बात करते हैं भारतीय रेल की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी एशिया में और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, अमेरिका, चीन और रूस के बाद। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो दुनिया में पहली रेल कब चली थी? दुनिया में पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। और भारत में? भारत में पहली रेल अप्रैल 1853 में चली, लॉर्ड डलहौजी के समय। ये मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? बोर्ड बना 1905 में और फिर आजादी के बाद 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। मैंने रेलवे लाइनों के प्रकारों के बारे में भी सुना है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। हाँ, 3 तरह की लाइनें हैं। ब्रॉड गेज, जो सबसे चौड़ी होती है, 1.676 मीटर। फिर है मीटर गेज, जो ठीक 1 मीटर की होती है, और सबसे छोटी है नैरो गेज, 0.610 मीटर की। तो अब ज्यादातर ब्रॉड गेज ही इस्तेमाल होती होगी। जी, अब लगभग पूरे नेटवर्क को ब्रॉड गेज में ही बदला जा रहा है, ताकि ट्रेनें तेजी से और बिना किसी रुकावट के चल सके। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी कौन सी ट्रेन तय करती है? वो है विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़, असम से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। लगभग 4286 किलोमीटर का सफर। अरे वाह! और सबसे तेज? सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत, जिसे ट्रेन 18 भी कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म? वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म को माना जाता है। हालांकि अब कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म उससे भी बड़ा बन रहा है, या शायद बन गया है। कोंकण रेलवे का भी जिक्र करना जरूरी है। वो तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगाम तक 741 किलोमीटर लंबी ये लाइन पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इन 4 राज्यों को फायदा पहुंचाती है। शहरों के अंदर की बात करें तो भारत में पहली मेट्रो कहाँ चली? पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली थी। और दिल्ली मेट्रो? दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ 25 दिसंबर 2002 को हुआ, 30 हजारी से शादरा के बीच। चलिए, अब रेलवे के कारखानों पर आते हैं। रेल इंजन कहाँ बनते हैं? रेल इंजन के कारखाने चितरंजन और वाराणसी में हैं। और सवारी डिब्बे? सवारी डिब्बों के कारखाने कपूरतला और परम्बुर, जो चेन्नई में है, वहां है। और एक रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी स्थित है। ठीक है। और रेलवे के जो जोन है, उनके मुख्यालय भी अलग अलग शहरों में है ना? जी हाँ, जैसे उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मध्य रेलवे का मुंबई में, पूर्व रेलवे का कोलकाता में और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? वो है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई 11,215 मीटर है, मतलब 11 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो ये तो हुई रेल परिवहन की बात।
अब हमारा अगला टॉपिक है सड़क परिवहन। हाँ, जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा है। बिल्कुल। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाला देश है, अमेरिका के बाद। जी, और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि देश के कुल यातायात का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर होता है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आज के समय में वो है NH-44। ये उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। और ग्रैंड ट्रंक रोड, वो तो बहुत ऐतिहासिक है। हाँ, उसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आज के समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिलाकर ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। आधुनिक भारत में सड़क निर्माण की एक बहुत बड़ी योजना थी, स्वर्णिम चतुर्भुज। जिसे 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। इसका मकसद भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना था। और इसका बहुत बड़ा असर हुआ होगा। बहुत बड़ा। इसने माल ढुलाई और व्यापार को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? सड़कों का सबसे अधिक घनत्व केरल में है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। और इन सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए कौन सी संस्थाएं हैं? 2 प्रमुख संगठन हैं। एक है NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और दूसरा है BRO यानी सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? जी, इसका मुख्य काम भारत की सीमाओं पर और दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाना है, ताकि हमारी सेना की पहुंच वहां तक बनी रहे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, पर्यावरण। तो शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर ये सब कुछ खड़ा है, भारत के पर्यावरण कानून। बिल्कुल, और ये समझना काफी दिलचस्प है कि ये कानून कोई एक दिन में नहीं बने। इनकी एक पूरी विकास यात्रा है। मतलब अगर हम आजादी से भी पहले की बात करें तो वो 1927 का भारतीय वन अधिनियम था। अच्छा। पर उसका मकसद आप देखिए, संरक्षण उतना नहीं था। तो क्या था? उसका मेन फोकस था कि जंगल से लकड़ी और दूसरे जो संसाधन हैं उनको निकाल के सरकार के लिए रेवेन्यू कमाना। मतलब एक तरह से औपनिवेशिक सोच थी। बिल्कुल, ये एक औपनिवेशिक कानून ही था। अच्छा, तो असली बदलाव आजादी के बाद आया होगा, जब हमने अपने संसाधनों को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। हाँ, लेकिन उसमें भी समय लगा। बड़ा बदलाव आया 70 के दशक में। 70 के दशक में? हाँ, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ। ये एक मील का पत्थर था। ओके। इसने पहली बार राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों की कानूनी रूप से स्थापना की और कई प्रजातियों के शिकार पर तो पूरी तरह से बैन लगा दिया। तो ये वो कानून है जिसने हमारे वन्य जीवों को एक कानूनी कवच दिया। एकदम सही। मतलब जानवरों की सुरक्षा पहले आई, फिर पानी और हवा की बारी आई होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। इसके ठीक 2 साल बाद 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम आया। और फिर 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम। और ये वो दौर था जब औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा था। हाँ बिल्कुल, और उसके जो साइड इफेक्ट्स थे, जैसे नदियों का गंदा होना, हवा का जहरीला होना, उन पर ध्यान जाने लगा था। इन कानूनों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की, जिनका काम इन फैक्ट्रियों पर नजर रखना था। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, 1927 का वन अधिनियम तो पहले से था, तो फिर 1980 में एक नए वन संरक्षण अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 1927 का जो कानून था वो जंगलों के प्रबंधन पर था, मैनेजमेंट पर। ओके। लेकिन 1980 का कानून उनके संरक्षण पर था, कंजर्वेशन पर। तो क्या अंतर था इसमें? इसका मुख्य उद्देश्य था वन भूमि को किसी और काम के लिए दिए जाने से रोकना, जैसे कि खेती या उद्योग के लिए। हाँ बिल्कुल। इसने केंद्र सरकार को इस मामले में बहुत ज्यादा शक्तियां दी। ये एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली कानून था। और इसने जंगलों की कटाई पे एक बड़ी लगाम लगाई। सही बात है। तो हमारे पास जल, वायु, वन्यजीव और वनों के लिए अलग अलग कानून हो गए। लेकिन फिर 1986 में एक और बड़ा कानून आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसे लाने की क्या वजह थी? इसकी वजह एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। ओह हाँ। उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और ये एहसास दिलाया कि हमारे पास पर्यावरण से जुड़ी आपदाओं से निपटने के लिए एक मजबूत कानून की कमी है। तो इसी के जवाब में 1986 का ये कानून लाया गया। जी।
यहाँ पर क्या अलग था? इसे एक छाता कानून कहते हैं, मतलब एक अम्ब्रेला एक्ट। अम्ब्रेला एक्ट। हाँ, इसने केंद्र सरकार को पर्यावरण के किसी भी मामले में नियम बनाने और सीधे दखल देने की अभूतपूर्व शक्ति दी। अच्छा। चाहे वो प्रदूषण के मानक तय करना हो या किसी खतरनाक उद्योग को बंद करना हो, ये एक तरह से भारतीय पर्यावरण नीति का ब्रह्मास्त्र है। और इसी के बाद 1988 में राष्ट्रीय वन नीति भी आई। हाँ, जिसने ये लक्ष्य रखा कि देश का 1/3 हिस्सा वनों से ढका होना चाहिए। और हाल के वर्षों में ये कानूनी ढांचा और भी विकसित हुआ है, जैसे 2002 का जैव विविधता अधिनियम। जी, 2002 का जैव विविधता अधिनियम इस बात पर केंद्रित है कि हमारे देश की जो जैविक संपदा है उसका संरक्षण कैसे हो। जैविक संपदा मतलब पेड़ पौधे जानवर। हाँ, पेड़ पौधे जानवर, सूक्ष्म जीव सब, और उनके उपयोग से जो भी लाभ हो उनका बंटवारा स्थानीय समुदायों के साथ कैसे किया जाए। फिर 2006 में एक और बहुत जरूरी कानून आया जिसे हम आम भाषा में वन अधिकार कानून कहते हैं। ये तो बहुत चर्चित रहा है। इसने क्या बदला? इसने सदियों से जंगलों में रह रहे आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों को जंगल की जमीन और संसाधनों पर अधिकार दिया। तो ये संरक्षण और सामाजिक न्याय को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कोशिश। और अंत में 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना हुई, जो पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए एक विशेष अदालत है। बिल्कुल, ताकि ऐसे मामलों का निपटारा जल्दी और विशेषज्ञों द्वारा हो। तो ये तो हुई कानूनों की बात, लेकिन कानून तो सिर्फ कागज पर होते हैं। असली बदलाव तो तब आता है जब लोग आवाज उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों की आवाज आंदोलनों की शक्ल में बहुत मजबूती से उठी है। हाँ। और इन आंदोलनों की कहानी तो कानूनों से भी ज्यादा पुरानी और प्रेरणादायक है। सदियों पहले राजस्थान में बिश्नोई समाज ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी थी। खेजरली का बलिदान। हाँ, वो आज भी याद किया जाता है। ये दिखाता है कि भारत में प्रकृति के संरक्षण की जड़ें कितनी गहरी हैं। और आधुनिक भारत में चिपको आंदोलन शायद इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। निश्चित रूप से 1970 के दशक में उत्तराखंड के गांवों में जब ठेकेदार पेड़ काटने आए तो गौरा देवी जैसी आम महिलाओं के नेतृत्व में लोग पेड़ों से चिपक गए। उनका नारा था, पहले हमें काटो फिर हमारे पेड़ को। जी, ये सिर्फ पेड़ बचाने का आंदोलन नहीं था, ये जंगल पर स्थानीय लोगों के अधिकार का भी आंदोलन था। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये तो उत्तर भारत की बात हुई। दक्षिण में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, केरल की साइलेंट वैली जो एक बेहद दुर्लभ सदाबहार जंगल है, वहां एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनना था। इसके खिलाफ वैज्ञानिकों, लेखकों और आम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन चलाया, साइलेंट वैली आंदोलन। और उसका नतीजा क्या हुआ? अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दखल देना पड़ा और उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। ये भारत में संरक्षण की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी जिक्र किया था, वो इन सबसे कैसे अलग था? नर्मदा बचाओ आंदोलन वो बड़े बांधों और विकास के मॉडल पर ही सवाल उठाने वाला भारत का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला आंदोलन था। मेधा पाटकर और दूसरे कार्यकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि इन बांधों से लाखों लोग विस्थापित होंगे। हाँ, और ज्यादातर आदिवासी, और बड़े पैमाने पर जंगल और जमीन पानी में डूब जाएगी। लेकिन कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि विकास के लिए बिजली और सिंचाई के लिए बड़े बांध जरूरी हैं। बिल्कुल, और यही इस आंदोलन की जटिलता थी। ये पर्यावरण बनाम विकास की बहस के केंद्र में था। तो क्या आंदोलन सफल हुआ? पूरी तरह से बांधों को तो नहीं रोक पाया, लेकिन उसने विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर ला दिया। उसने ये सवाल पूछने पर मजबूर किया कि विकास किसकी कीमत पर। और भी आंदोलन हुए होंगे। हाँ, इसी तरह के कई और आंदोलन हुए। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन, कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन और पश्चिमी घाटों को बचाने का आंदोलन। तो इन कानूनों और जन आंदोलनों के साथ साथ सरकार ने भी कुछ विशेष प्रजातियों को बचाने के लिए बड़े कदम उठाए होंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था और ये शायद दुनिया की सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं में से एक है। अच्छा। 70 के दशक की शुरुआत में भारत में बाघों की संख्या घटकर 2000 से भी कम रह गई थी। इतनी कम? हाँ, तब इस प्रोजेक्ट को 9 टाइगर रिजर्व के साथ लॉन्च किया गया था। आज 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं और बाघों की आबादी भी बढ़कर 3000 के पार हो गई है। ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। और प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता ने शायद दूसरे जानवरों के लिए भी रास्ता खोला होगा, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाँ, 1992 में हाथियों और उनके कॉरिडोर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। उनके आने जाने के रास्तों को बचाने के लिए। जी, बाघों की तरह हाथी भी एक अम्ब्रेला स्पीशीज हैं।
मतलब अगर आप उन्हें बचाते हैं तो आप उनके साथ पूरे जंगल और उसमें रहने वाले अनगिनत दूसरे जीवों को भी बचाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट हंगुल क्या है? हंगुल, जिसे कश्मीरी बारासिंगा भी कहते हैं, एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ हिरण की प्रजाति है। और ये सिर्फ कश्मीर में मिलती है? सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के दाचिगाम नेशनल पार्क और उसके आसपास। एक समय था जब इनकी संख्या कुछ 100 में ही रह गई थी। ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, इसीलिए इसे बचाने के लिए एक विशेष हंगुल परियोजना चलाई जा रही है। और इसी तरह गिद्धों के लिए, शेरों के लिए, गैंडों के लिए भी परियोजनाएं हैं? हाँ, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है, एशियाई शेरों के लिए गिर सिंह परियोजना और एक सींग वाले गैंडों के लिए गैंडा परियोजना चल रही है। तो भारत में तो ये सब हो रहा था, लेकिन पर्यावरण कोई सीमाएं नहीं देखता। चलिए देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर कौन सी संस्थाएं इस काम को आगे बढ़ा रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संगठनों में से एक है IUCN, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये कब बना था? यह 1948 में बना था। ज्यादातर लोग इसे इसकी रेड लिस्ट की वजह से जानते हैं। आपने IUCN की रेड लिस्ट का जिक्र किया। ये सुनने में तो बहुत गंभीर लगता है, पर यह है क्या? आप इसे एक तरह की ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट समझ सकते हैं, लेकिन यह पौधों और जानवरों के लिए है। अच्छा। IUCN दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह आकलन करता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कितने करीब है। फिर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे विलुप्त प्राय या गंभीर रूप से विलुप्त प्राय। हाँ बिल्कुल। यह रेड लिस्ट सरकारों और संरक्षण संगठनों को यह तय करने में मदद करती है कि किन प्रजातियों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और WWF का नाम तो हम सबने सुना है, जिसका पांडा लोगो बहुत मशहूर है। जी, विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF, और उनका पांडा लोगो तो दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक है। कहते हैं कि इसे चीची नाम के एक पांडा से प्रेरित होकर बनाया गया था। हाँ, जो 1961 में लंदन जू ने था। ये दिखाता है कि कैसे एक जानवर संरक्षण का चेहरा बन सकता है। WWF जमीनी स्तर पर संरक्षण परियोजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। और जब बात जलवायु परिवर्तन की आती है तो IPCC का नाम सबसे ऊपर होता है। ये क्या है? IPCC यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ये खुद कोई रिसर्च नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर हो रही हजारों वैज्ञानिक रिसर्च को पढ़ता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर ये बताता है कि विज्ञान इस मुद्दे पर एक मत होकर क्या कह रहा है। बिल्कुल। इसीलिए जब IPCC कोई रिपोर्ट जारी करता है तो उसे पूरी दुनिया में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इनके अलावा ग्रीन पीस और ट्रैफिक जैसे संगठन भी हैं जो थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, ग्रीन पीस सीधे कार्रवाई और अभियानों के लिए जाना जाता है। वो अक्सर विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकारों और बड़ी कंपनियों पर दबाव बनाते हैं। और ट्रैफिक एक विशेषज्ञ संगठन है जो वन्य जीवों और पौधों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है। वो डेटा इकट्ठा करते हैं और सरकारों को इस अवैध नेटवर्क को तोड़ने में मदद करते हैं। इन कानूनों, आंदोलनों और संगठनों के अलावा एक और तरीका है जिससे पर्यावरण को हमारे जीवन का हिस्सा बनाया जाता है, और वो है कुछ खास दिन। बिल्कुल, ये दिन हमें रुक कर सोचने और पर्यावरण के महत्व को याद करने का मौका देते हैं। जैसे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स? हाँ, जैसे झीलें, तालाब, दलदली जमीन, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए गुर्दों की तरह काम करते हैं। पानी को साफ करते हैं, बाढ़ को सोखते हैं। और सबसे मशहूर शायद पृथ्वी दिवस है, 22 अप्रैल को। हाँ, पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसी तरह 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून क्यों खास है? 5 जून इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन 1972 में स्टॉकहोम में पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन शुरू हुआ था, जो वैश्विक पर्यावरण कूटनीति की शुरुआत मानी जाती है। सही बात। तो ये सब हमें याद दिलाता है कि हमें क्या बचाना है। सही। लेकिन भारत की अपनी क्या योजना है, खासकर जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए? इसके लिए 2008 में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। क्या? तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का शुभारंभ किया था। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक रोड मैप है। बिल्कुल। इस रोड मैप में क्या है? इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन बनाए गए। ये अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छा। जैसे पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, जिसका नाम तो सबने सुना है।
इसका लक्ष्य था भारत को सोलर पावर में एक ग्लोबल लीडर बनाना। और आज हम देख रहे हैं कि भारत इस दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। बिल्कुल। ये तो ऊर्जा की बात हुई, और कौन सा मिशन महत्वपूर्ण है? एक और दिलचस्प मिशन है हिमालयी पारे प्रणाली परिरक्षण मिशन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हिमालय सिर्फ बर्फीले पहाड़ नहीं हैं, वे हमारी ज्यादातर नदियों का स्रोत हैं, वे मौसम को नियंत्रित करते हैं और वहाँ का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है। और जलवायु परिवर्तन का असर वहाँ सबसे तेजी से दिख रहा है। एकदम। ये मिशन इसी इकोसिस्टम को वैज्ञानिक रूप से समझने और उसे बचाने पर काम करता है। मतलब हर चुनौती के लिए एक अलग मिशन। खेती के लिए भी कुछ होगा? हाँ, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए ज्यादा लचीला बनाना है। जैसे अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़। हाँ, इन सब के लिए मतलब ऐसी तकनीकें और फसलें विकसित करना जो इन बदलती परिस्थितियों को झेल सकें। इसी तरह राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का लक्ष्य देश में वन क्षेत्र को बढ़ाना है। ये सभी मिशन मिलकर जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने की एक व्यापक रणनीति बनाते हैं। तो ये एक पूरी यात्रा है, कानूनों की नींव से शुरू होकर, लोगों के आंदोलनों से ऊर्जा लेकर, विशेष परियोजनाओं के जरिए जमीन पर काम करते हुए, और अब राष्ट्रीय योजनाओं के साथ भविष्य की तैयारी करते हुए। बिल्कुल। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चुनौतियां बदल रही हैं और हमारे समाधान भी उनके साथ विकसित हो रहे हैं। यह कहानी भारत के पर्यावरण के साथ उसके रिश्ते के विकास की कहानी है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जी, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन। सबसे पहले यही सवाल उठता है कि इसे बनाया क्यों गया था? हाँ, मतलब दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देख लिए थे, तो एक शांति की जरूरत तो थी ही। बिल्कुल। तो 1945 में जब ये बना तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और ये नाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। जी। शुरुआत में सिर्फ 51 देश थे, लेकिन आज 193 सदस्य हैं। 193? और सबसे नया सदस्य 2011 में दक्षिण सूडान बना। हाँ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका काम तो पूरी दुनिया में फैला है। भाषाओं का क्या है? काम तो शायद अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। हाँ, संचालन भाषाएं वही 2 हैं, पर मान्यता प्राप्त भाषाएं 6 हैं। चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अच्छा, और इसके जो प्रमुख होते हैं महासचिव, पहले कौन थे? सबसे पहले थे नॉर्वे के त्रिगवेली, और अभी जो है वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके झंडे की भी अपनी एक पहचान है, वो नीले रंग का झंडा जिसपे जैतून की शाखाएं हैं। जी, वो जैतून की शाखाएं शांति का प्रतीक है, और उनके बीच में दुनिया का नक्शा, मतलब वैश्विक एकता। चलिए अब इसके ढांचे पर आते हैं। इसके 6 मुख्य अंग हैं, है ना? हाँ, 6 मुख्य अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और एक मजेदार बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? वो हेग, नीदरलैंड्स में है, शायद ये दिखाने के लिए कि न्याय राजनीति के केंद्र से थोड़ा अलग रहे। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। तो चलिए महासभा से शुरू करते हैं। इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं, हर देश एक वोट। तो ये तो बहुत लोकतांत्रिक हुआ। एक तरह से हाँ। इसका सत्र हर साल सितंबर से दिसंबर तक चलता है, और इसके अध्यक्ष का चुनाव 1 साल के लिए होता है। और इसके मुख्य काम क्या हैं? इसके काम काफी महत्वपूर्ण है, जैसे नए देशों को सदस्यता देना, महासचिव की नियुक्ति करना और यूएन का बजट पास करना। अब आते हैं उस अंग पर जिसके पास असल ताकत है, सुरक्षा परिषद। दुनिया का पुलिसमैन। हाँ, दुनिया का पुलिसमैन। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। जी, 15, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और वो 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, जिनके पास है वीटो पावर। बिल्कुल। और ये वीटो पावर ही सारा खेल है। अगर इन 5 में से एक ने भी मना कर दिया तो प्रस्ताव वहीं खत्म, भले ही बाकी 14 सदस्य उसके पक्ष में हो। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना नहीं है। ठीक है, अब अगला अंग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके सदस्यों की संख्या 54 है और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। और इनकी बैठकें साल में 2 बार होती हैं, एक न्यूयॉर्क में और एक जेनेवा में। सही कहा। फिर आती है न्यास परिषद, जिसके बारे में अब ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसका काम
एक तरह से खत्म हो चुका है। 1994 में प्रशांत द्वीप पलाओ के आजाद होने के साथ ही इसका काम पूरा हो गया। समझ गया। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ। जी, इसकी स्थापना अप्रैल 1946 में हेग में हुई। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। और हर 3 साल में 5 न्यायाधीश रिटायर होते हैं ताकि निरंतरता बनी रहे। बिल्कुल। भारत से भी इसमें न्यायाधीश रहे हैं। पहले थे बेनेगल रामाराव और पहले अध्यक्ष बने थे नागेंद्र सिंह। ये भारत के लिए गर्व की बात है। और आखिरी अंग है सचिवालय। सचिवालय यूएन के रोजमर्रा के काम को संभालता है और इसके प्रमुख होते हैं महासचिव, जिनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। चलिए अब यूएन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर आते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका गठन 2006 में हुआ था और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और सतत विकास लक्ष्य है, SDGs। ये तो आजकल हर जगह चर्चा में रहते हैं। हाँ, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 2030 एजेंडा के तहत 17 विकास लक्ष्य अपनाए। 17 लक्ष्य जैसे कि? इसमें सब कुछ है। गरीबी खत्म करना, भुखमरी खत्म करना, अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास। जी, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, पानी और जमीन पर जीवन की रक्षा, शांति और न्याय। ये एक पूरा विजन है। ये तो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक टू डू लिस्ट है। हाँ, आप कह सकते हैं। अब यूएन से थोड़ा बाहर निकलकर कुछ और बड़े संगठनों को देखते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक से। ये दोनों 1944 में बने थे और दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। लोग अक्सर इन दोनों के काम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि IMF एक तरह से अर्थव्यवस्था का इमरजेंसी डॉक्टर है जो शॉर्ट टर्म लोन देता है। और विश्व बैंक? विश्व बैंक विकास के लिए लॉन्ग टर्म लोन देता है, जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए। एक डॉक्टर है तो दूसरा बिल्डर। ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की। ये 1919 में बना था और इसका काम है श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। इसे तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जी, 1969 में। फिर आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो 1948 में बना, मुख्यालय जिनेवा में। इनका काम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य की देखरेख करना है। फिर है यूनेस्को, 1945 में बना, मुख्यालय पेरिस में। ये शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। और ये विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट भी यही जारी करता है। व्यापार के लिए भी तो एक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन WTO। ये 1995 में बना और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। अब बात करते हैं रेड क्रॉस की। इसकी स्थापना तो काफी पहले हुई थी। जी, 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी और इसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 बार? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। फिर है इंटरपोल, जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है और ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं कुछ सैन्य और राजनीतिक गठबंधनों पर, जैसे नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। हाँ, और अब इसमें 32 सदस्य देश हो गए हैं। हमारे क्षेत्र में है सार्क यानी SAARC। जी, 1985 में बना, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। इसमें भारत समेत 8 सदस्य देश हैं। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका तो बाद में जोड़ा था 2010 में। हाँ, और इन्होंने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है। फिर आता है अमीर देशों का क्लब G7। जी, 1975 में बना। इसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं। लेकिन अब G7 से ज्यादा G20 की बात होती है। सही कहा। G20 में 19 देश हैं, साथ में यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन भी। दक्षिण पूर्व एशियन के लिए भी एक संगठन है, आसियान। 1967 में बना, मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसमें 10 सदस्य देश हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन? वो है OPEC, OPEC। 1960 में बना और मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। और वो आंदोलन जिसमें भारत की बड़ी भूमिका थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। हाँ, NAM। शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल न होने वाले देशों का समूह।
इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। एशियाई विकास बैंक के बारे में बताइए। ADB 1966 में बना, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके 68 सदस्य देश हैं। और एक है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। जी, 1931 में स्थापना हुई, मुख्यालय लंदन में है। इसमें वो 56 देश है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। बच्चों के लिए यूनिसेफ का नाम बहुत सुना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप 5 जून 1972 को बना, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और आखिर में एक ऐसा संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA। इसकी स्थापना 2015 में हुई और इसका मुख्यालय हमारे गुरुग्राम हरियाणा में है। जी, ये भारत की एक बहुत बड़ी पहल है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, विभिन्न देशों की प्रमुख समाचार एजेंसियां। कहां से शुरू करें? भारत से करते हैं। हाँ बिल्कुल। भारत में देखिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। सबसे पहला नाम तो आता है PTI का, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जी। फिर है UNI यानी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ये दोनों सबसे प्रमुख हैं। इनके अलावा भी तो हैं शायद, जैसे यूनिवाता और समाचार भारती। हाँ बिल्कुल, यूनिवाता, समाचार भारती, इंडियन न्यूज सर्विस और हिंदुस्तान समाचार भी हैं। भारत का मीडिया लैंडस्केप बहुत बड़ा है, तो यहाँ कई प्लेयर्स हैं। अच्छा, अब जरा पड़ोसी देशों और बड़ी शक्तियों की तरफ देखें। रूस का क्या है? रूस में मुख्य रूप से 2 नाम सामने आते हैं। एक है RIA नवोस्ती और दूसरा तास। तास तो बहुत पुराना नाम है, सोवियत काल से। जी बिल्कुल। और चीन की बात करें तो वहां एक ही प्रमुख एजेंसी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, शिन्हुआ। शिन्हुआ, ठीक है। और अमेरिका? वहां तो मीडिया बहुत स्वतंत्र माना जाता है। अमेरिका में 2 बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, जिसे हम सब AP के नाम से जानते हैं। हाँ, AP की खबरें तो हर जगह दिखती हैं। और दूसरी है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी UPI। ठीक है। अब थोड़ा मध्य पूर्व की ओर चलें। ईरान की कौन सी एजेंसी है? ईरान की सरकारी एजेंसी का नाम है IRNA, IRNA। इरना। और ब्रिटेन? ब्रिटेन में 3 बहुत बड़े नाम हैं। एक तो है रॉयटर्स, जो खासकर बिजनेस न्यूज के लिए जानी जाती है। हाँ, रॉयटर्स तो बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा द गार्डियन और डेली मेल भी हैं। ये अखबार होने के साथ साथ एक एजेंसी की तरह भी काम करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एजेंसी का क्या नाम है? पाकिस्तान की एजेंसी है UPP और मिस्र की MENA। MENA, MENA। जी हाँ। ठीक है। अब यूरोप के कुछ और देश देखते हैं, जैसे इटली या जर्मनी। इटली की समाचार एजेंसी है ANSA, ANSA, और जर्मनी की है DPA। और फ्रांस? फ्रांस की एजेंसी का नाम है एजेंस फ्रांस प्रेस, AFB भी कहते हैं। जी। ये दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। अच्छा, अब पूर्व की ओर देखें। जापान? जापान में 2 हैं, क्योडो और जीजी। क्योडो और जीजी। और इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की है अंतारा और ऑस्ट्रेलिया की है AAP। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण नाम जो हमें पता होने चाहिए। हाँ जरूर। फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी है वाफा। वाफा। मलेशिया की बरमामा है, नाइजीरिया की NAN और इजराइल की है ITIM, ITIM। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई समाचार एजेंसियां। अब हम विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेजों पर नजर डालते हैं। ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इनके नाम रंगों पर रखे गए हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं ब्लू बुक से। ब्लू बुक जो है वो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट होती है। किसी भी सरकारी विषय पर जो उनकी आधिकारिक रिपोर्ट होती है उसे ब्लू बुक कहते हैं। ठीक है। तो ब्लू मतलब ब्रिटेन, और ग्रीन बुक? ग्रीन बुक 2 देशों से जुड़ी है, इटली और ईरान। इन दोनों की ही सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहा जाता है। अच्छा, ये मजेदार है कि 2 अलग-अलग देश एक ही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। फिर आता है व्हाइट बुक। व्हाइट बुक तो 3 देश इस्तेमाल करते हैं, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। इन तीनों की ही सरकारी रिपोर्ट व्हाइट बुक कहलाती है। पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। ठीक है। और ऑरेंज बुक? ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट है। ये रंग उनके राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो है। फिर है येलो बुक। ये फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। येलो बुक फ्रांस। और ग्रे बुक? ग्रे बुक भी 2 देश इस्तेमाल करते हैं, बेल्जियम और जापान। बेल्जियम और जापान। ठीक है। इसमें 2 और नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है व्हाइट पेपर। हाँ, व्हाइट पेपर थोड़ा अलग है। ये ब्रिटेन और भारत सरकार दोनों ही किसी खास विषय पर जब कोई रिपोर्ट जारी करते हैं तो उसे कहते हैं। मतलब ये एक तरह का प्रस्ताव पत्र होता है। पर इसके तो नाम से ही साफ है।
हाँ, जब 2 या 2 से ज्यादा सरकारें मिलकर कोई संयुक्त रिपोर्ट जारी करती हैं तो उसे जॉइंट पेपर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सरकारी दस्तावेज। अब इस चर्चा का आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्सा देखते हैं, दुनिया की प्रमुख खुफिया संस्थाएं। बिल्कुल, यहाँ भी शुरुआत भारत से ही करते हैं। हाँ। भारत में 3 संस्थाओं का नाम अक्सर लिया जाता है। पहली है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। दूसरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और तीसरी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यानी सीबीआई। रॉ और आईबी तो खुफिया एजेंसियां हैं, और सीबीआई तो एक जांच एजेंसी है ना? एकदम सही। रॉ देश के बाहर की खुफिया जानकारी जुटाती है और आईबी देश के अंदर की। सीबीआई एक जांच एजेंसी है। ये अंतर समझना जरूरी है। ठीक है, अब रूस की बात करते हैं, केजीबी। हाँ, केजीबी। हालांकि अब ये अपने पुराने रूप में नहीं है, पर ये नाम आज भी बहुत मशहूर है। इसका पूरा नाम था कोमितेद गोसुदरस्त्वेनुई बेजोपासनोस्ती। बहुत मुश्किल नाम है, केजीबी ठीक है। हाँ। अमेरिका की कौन सी है? अमेरिका की 2 मुख्य है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI। इनका अंतर भी रॉ और आईबी जैसा ही है? बिल्कुल। CIA बाहरी मामलों को देखती है और FBI घरेलू मामलों को। ठीक है। फ्रांस की एजेंसी का क्या नाम है? फ्रांस की एजेंसी है DGSE। इसका पूरा नाम है डायरेक्टोरेट जनरल de la Sécurité Extérieure। DGSE। और इजराइल की तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मोसाद। हाँ, मोसाद अपने खास ऑपरेशनों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बिल्कुल। पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे हम ISI के नाम से जानते हैं। ISI। और ईरान की एजेंसी का नाम था सवाक। क्रांति से पहले ये हुआ करती थी। अच्छा, ये पुरानी एजेंसी है। मिस्र की कौन सी है? मिस्र की खुफिया एजेंसी है मुखबरात। और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की 2 बहुत प्रसिद्ध है, खासकर फिल्मों की वजह से। MI5 और MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस। जी, MI6 बाहरी मामलों के लिए और MI5 अंदरूनी सुरक्षा के लिए। ठीक है। एक और देश है इराक, वहां की एजेंसी का नाम क्या है? इराक की एजेंसी का नाम है अल मुखबरात, मिस्र की एजेंसी से मिलता जुलता। हाँ, अल मुखबरात। स्पेन की एजेंसी का नाम है CSID, सेंट्रो सुपीरियर डे इंफॉर्मेशन de la Defensa। और जर्मनी की खुफिया एजेंसी है BND, बुंदेस नाखरिचनडियंस्ट। BND। और जापान की है नाइचो। ठीक है। कनाडा की एजेंसी का क्या नाम है? कनाडा की एजेंसी है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS। क्यूबा की कौन सी है? क्यूबा की है DGI, डायरेक्शन जनरल द इंटेलिजेंस। दक्षिण अफ्रीका की एजेंसी है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। और अंत में ऑस्ट्रेलिया की खुफिया संस्था का नाम है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने देखा कंप्लीट स्टैटिक जीके का पार्ट 1। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं स्टैटिक जीके के पार्ट 2 के साथ। नमस्कार।